हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी ये दो टॉपिक डिस्कस किया था। चलिए आज का हमारा टॉपिक है बॉन्ड ऑर्डर। तो चलिए हेडिंग कीजिए बॉन्ड ऑर्डर। अब ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? देखिए बहुत ही सिंपल सा टर्म है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास C सिंगल बॉन्ड C है, C डबल बॉन्ड C है, C ट्रिपल बॉन्ड C है, राइट। अगर मैं इस कार्बन कार्बन के बीच में देखूं कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? जस्ट वन बॉन्ड दिख रहा है। इस कार्बन एंड कार्बन के बीच में टू बॉन्ड्स दिख रहे हैं एंड इस कार्बन कार्बन के बीच में थ्री बॉन्ड्स दिख रहे हैं। तो अगर मैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बात करूं तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कार्बन कार्बन के बीच में वन है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में टू बॉन्ड्स है और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में थ्री बॉन्ड्स है, राइट। तो जो भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स होता है इसी का जस्ट नेम है बॉन्ड ऑर्डर। तो मैं बोलूंगा कि इस कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर वन है, इसका टू है और इसका थ्री है। सिंपल है। मीन्स किसी भी दो एटम के बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड होगा इसी को बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। आप एक लाइन इसमें लिख सकते हैं, लिखिए इसमें कि नंबर ऑफ बॉन्ड between two atoms, number of bond between two atoms is called bond order. Number of bonds between two atoms is called bond order. जैसे अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, जैसे मान लीजिए H2 है, H सिंगल बॉन्ड H, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बहुत इजीली बता सकते हो, वन। F सिंगल बॉन्ड F है, इसका बॉन्ड ऑर्डर वन। N ट्रिपल बॉन्ड N है, बॉन्ड ऑर्डर वन। O डबल बॉन्ड O है, फिर C डबल बॉन्ड O है, बॉन्ड ऑर्डर वन होगा, सॉरी यानी वन नहीं थ्री, इसका बॉन्ड ऑर्डर टू होगा। बहुत ही सिंपल है। बस इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आपको पता होगा, मीन्स ऐसे स्पीसीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है। आप एक नोट पे पॉइंट लिख सकते हैं, नोट पे लिखिए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। जैसे इसका एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपके पास N2 है, CO है और जैसे NO प्लस है। अगर अपने सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे, N2 में 7, वन नाइट्रोजन में, टू नाइट्रोजन में 7 प्लस 7 14 इलेक्ट्रॉन। CO में 6 प्लस 8 14 इलेक्ट्रॉन। NO प्लस में 7 प्लस 8 15 प्लस चार्ज दिख रहा है, मीन्स माइनस वन करना पड़ेगा। यहाँ भी 14 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये सारे ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। अभी एक का भी अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर पता है, आप किसी का भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे N2 का पता है, N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। N2 का बॉन्ड ऑर्डर अगर आपको पता है 3 होता है, राइट। तो आप CO का भी बता सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना होगा? 3 ही होगा। NO प्लस का भी कितना होगा? आंख बंद करके बोलिए, 3 होगा। क्लियर है क्या? सेकेंड, F2 and O2 माइनस, राइट। आपको पता है F2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन है। 9 प्लस 9 18 इलेक्ट्रॉन। O2 2 माइनस में भी 8 टू 16 16 2 माइनस है, 2 माइनस मीन्स 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 16 प्लस 2 18 इलेक्ट्रॉन है। तो यार दोनों में ही 18 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो आप बोल सकते हो इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। आपको O2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर नहीं पता, लेकिन F2 का बॉन्ड ऑर्डर पता है। F2 में F सिंगल बॉन्ड F होता है, राइट। तो F2 का अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो O2 2 माइनस का भी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा। इस की पॉइंट से अगर एक का किसी का पता है तो दूसरे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो, राइट। अब बात करते हैं जिनमें ऐसे कंपाउंड जिनमें रेजोनेंस पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए कि ये सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल,
ऐसे मिल पाने सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस है, CO3 2 माइनस है। इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर रहा है, CO3 2 माइनस मैंने लिया। तो ऐसे मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं? देखा जाए तो इस कार्बन ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड है, इस कार्बन O में 1 बॉन्ड है, इस कार्बन O में 1 बॉन्ड है, लेकिन ये इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है। अभी डबल बॉन्ड यहाँ पे है, डबल बॉन्ड यहाँ पे हो सकता था, डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता था। मतलब इसका एक स्ट्रक्चर ये बन सकता है C डबल बॉन्ड O, O माइनस। एक स्ट्रक्चर इसका और बन सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाए, मींस ये बन सकता है C डबल बॉन्ड O, O माइनस। ये तीनों ही इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बात समझ में आ रही है क्या? हाइब्रिड आप ड्रॉ कर सकते हैं। हाइब्रिड कैसे ड्रॉ करते हैं मैंने आपको बताया कि ये एक्चुअल में C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, टोटल बॉन्ड कितने हो गए? 2 + 1 + 1, टोटल बॉन्ड 4/3 स्ट्रक्चर मींस ओवरऑल देखा जाए कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 1.33 बॉन्ड है। तो ये 1.33 को अपन डॉट 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 से रिप्रेजेंट करते हैं। इस कार्बन ऑक्सीजन में 1 बॉन्ड, यहाँ पे 2 बॉन्ड, यहाँ पे 1 बॉन्ड, तो टोटल फिर से 4 बॉन्ड। एवरेज ले लो यार, तो 1.33 मींस फिर से 1.33 कैसे लिखेंगे? 1.33 को हम ऐसे डॉट 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 से लिखेंगे। क्लियर है? यहाँ पे देखा जाए फिर से यहाँ पे 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड मींस टोटल फिर से 4 बॉन्ड्स। एवरेज लिया जाए तो 1.33, तो O 1.33। तो हाइब्रिड एसिड मैंने बॉन्ड्स ड्रॉ कर लिया। चार्ज के बारे में बात किया जाए, 0 चार्ज -1 टोटल चार्ज -2 हो गया। एवरेज लिया जाए तो टोटल 3 स्ट्रक्चर है, तो -2/3 यहाँ भी आप देख सकते हो -2/3 ये हाइब्रिड होता है। रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं इसको, ठीक ना? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये मॉलिक्यूल ऑलवेज हाइब्रिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम in all structure divided by total number of structure। यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम इन ऑल स्ट्रक्चर। कोई भी 2 एटम ले लो, इस एटम में, इस स्ट्रक्चर में 2 बॉन्ड, इस स्ट्रक्चर में 1 बॉन्ड, इस स्ट्रक्चर में 1 बॉन्ड, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम इन ऑल स्ट्रक्चर कितने हो गए? 2 + 1 + 1 टोटल 4 हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा? 4/3, जिनसे क्या हो जाएगा? 1.33। ये इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो यार किसी भी मॉलिक्यूल में अगर आपको से पूछे कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, नॉर्मल है तो आप बता सकते हो, अगर हाइब्रिड करना है आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। राइट? नेक्स्ट एग्जांपल आपको एक बताना है, कंपेयर बॉन्ड ऑर्डर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO3 2- कार्बोनेट आयन। इनमें बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू कंपेयर करना है, सिर्फ कंपेयर करना है। अब मतलब CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? अभी देखा CO में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 14 मतलब N2 से आप सोच सकते हो, N2 में भी 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। राइट? CO2 में C डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, आपको पता है कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 2 होता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2। CO3 2- अभी बताया, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.33। अब बताइए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? तो सबसे ज्यादा CO का होगा, फिर CO2 का, फिर CO3 2- का। क्लियर है क्या? चलिए नोट कर लीजिए।
जब नेक्स्ट आते हैं अपन ने अभी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर, 3 फैक्टर अपन ने कंपेयर किया। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, एक आप तो नोट में पॉइंट लिख सकते हो। देखिए आपको एक चीज पता है कि अगर s ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है, मैंने आपको शायद बताया होगा कि s एंड p ऑर्बिटल में, p ऑर्बिटल में मोर डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है। पता है आपको? ये मोर डायरेक्शनल कैरेक्टर का मतलब क्या है? डायरेक्शनल कैरेक्टर मीन्स कोई ऑर्बिटल है, अगर ये पर्टिकुलर डायरेक्शन से बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, अगर ये कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रीफर कर रहा है, इट मीन्स इसमें डायरेक्शनल कैरेक्टर है। जैसे एस ऑर्बिटल है, स्फेरिकल होता है शेप, स्फेरिकल मीन्स किसी भी डायरेक्शन से बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रीफर नहीं करेगा। क्लियर है? इसलिए बोलते हैं एस ऑर्बिटल में डायरेक्शनल कैरेक्टर होता ही नहीं है। लेकिन पी ऑर्बिटल, आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन 2 लोब्स में 50-50% डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो ये इधर से बॉन्ड फॉर्म करेगा या फिर इधर से बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो पर्टिकुलर 2 डायरेक्शन प्रीफर करता है, इसलिए इसमें डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा है। लेकिन अगर मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल देखूं, हाइब्रिड ऑर्बिटल तो ऐसा होता है, मींस यहाँ पे क्या होगा कि ऑलमोस्ट 90 to 95% इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, इधर तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन से बॉन्ड बनाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अगर मैं p एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी कंपेयर करूं डायरेक्शनल कैरेक्टर, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल मोर डायरेक्शनल होगा, क्योंकि ये एटलीस्ट 2 डायरेक्शन तो प्रीफर कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन प्रीफर कर रहा है, इसीलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल मोर डायरेक्शनल होता है। तो अपने नोट पे पॉइंट लिखिए, all hybrid orbitals are directional in nature. All hybrid orbitals are directional in nature, and all hybrid orbitals are directional in nature and are more directional than p orbital. Are more directional than p orbital. मीन्स अगर डायरेक्शनल कैरेक्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टर हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा, फिर p में, s में सबसे कम होगा। अगर मैं आपसे पूछूं बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, एक s ओवरलैपिंग है, दूसरा sp ओवरलैपिंग है, तीसरा sp ओवरलैपिंग है। s तो सब में कॉमन है, ये p है, राइट? यहाँ पे s ऑर्बिटल है, यहाँ पे p है। s और sp में मान लेता हूँ साइज अगर सेम है, तो आपको पता है s एंड p में मोर डायरेक्शन कैरेक्टर है, ss और sp में sp बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, साइज सेम है। लेकिन sp और ssp में आपको पता है कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो इसका बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होगा बिकॉज इसमें डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा होता है। पॉइंट समझ में आया क्या? नोट कर लीजिए। जब नेक्स्ट पॉइंट पे आता है, देखो यार, अगर आपके पास sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक? sp मींस इसमें 1s ऑर्बिटल होगा, 1p ऑर्बिटल होगा। sp2 मींस इसमें 1s 2p के इंटरमिक्सिंग से बना होगा। sp3 मींस 1s एंड 3p के इंटरमिक्सिंग से बना होगा। अगर मैं इनमें परसेंटेज s कैरेक्टर पूछूं तो आप इजी बता सकते हो। sp में 1s है, 1p है, s का परसेंटेज कितना होगा? 2 ऑर्बिटल है, मतलब 2 ऑर्बिटल के इंटरमिक्सिंग से बना है, 1s 1p, तो s का परसेंटेज क्या होगा? 1/2 × 100। क्लियर है? आप ये बोल सकते हो इसमें परसेंटेज s 50% है। परसेंटेज p कैरेक्टर कितना होगा? परसेंटेज p कैरेक्टर ये भी कितना होगा? 50% होगा। क्लियर है क्या? 50% कैरेक्टर, 50% p कैरेक्टर। sp2 में 1s ऑर्बिटल है एंड 2p ऑर्बिटल है। टोटल ऑर्बिटल 3 मिक्स हुए थे, 3 में से 1s था, 2p थे। s का परसेंटेज कितना हो जाएगा?
1/3 इंटू 100 मीन्स एस का परसेंटेज हो जाएगा 33.3%। पी का परसेंटेज कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 100 मीन्स ये हो जाएगा 66.6% या 66% आप जनरलाइज कर सकते हैं। sp3 में देखा जाए तो sp3 में अगर देखा जाए तो sp3 में 1s 3p ऑर्बिटल तो परसेंटेज इस कितना हो जाएगा 25% और ये कितना हो जाएगा 75%। आई होप इतना क्लियर होगा। मीन्स आप sp में sp2 में एंड sp3 में परसेंटेज s परसेंटेज p फाइंड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि sp sp2 sp3 में परसेंटेज s कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है एंड परसेंटेज p कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है। अब मैं आपको बताऊं sp sp2 sp3 में साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज p कैरेक्टर होता है। आप देखेंगे s और p में अगर देखा जाए तो s का साइज अगर 2s का साइज ऐसा है तो 2p और 2s का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। फिर से बोल लो ऑलमोस्ट, एग्जैक्टली नहीं, 2p थोड़ा सा ज्यादा होता है, मतलब 2p का साइज ऐसा होता है। 2p देखेंगे तो 2s स्फीयर थोड़ा सा ऐसे बाहर निकला होगा, तो 2s एंड 2p में साइज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एग्जैक्टली बात करूं तो 2p का साइज ज्यादा होता है। इसलिए हम अपन बोलते हैं कि साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, साइज p कैरेक्टर ज्यादा होगा तो साइज ज्यादा होगा। आप देख सकते हैं sp sp2 sp3 सबसे ज्यादा p कैरेक्टर किसमें है sp3 में है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं साइज sp sp से ज्यादा sp2 sp2 से ज्यादा किसका होगा sp3 का होगा। ये पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट आते हैं, आपको पता है एनर्जी, अगर मैं आपसे पूछूं 2s एंड 2p में अगर एनर्जी की बात करूं, आपको पता है एनर्जी ऑफ 2s एंड 2p में 2s का कम है, 2p का एनर्जी ज्यादा होता है n+l रूल से। तो अगर 2p का एनर्जी ज्यादा है तो मैं बोल सकता हूं कि एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये भी किस पे डिपेंड करेगा तो परसेंटेज p कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा। क्लियर है। तो एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज p कैरेक्टर। फिर से आपको बताया sp sp2 एंड sp3 में sp3 का परसेंटेज p कैरेक्टर ज्यादा है, तो यहां से अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो sp से ज्यादा sp2 होगा, sp2 से ज्यादा एनर्जी sp3 होगा। क्लियर है। नेक्स्ट एक और फैक्टर है थर्ड, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अगर थर्ड देखा जाए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर होता है। आपको पता है s एंड p ऑर्बिटल में s ऑर्बिटल ये न्यूक्लियस के पास में होता है। s एंड p में देखा जाए तो s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास में होगा, न्यूक्लियस के पास में होगा तो s पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। 2s एंड 2p मान लो तो 2s एंड 2p में 2s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास में होगा, न्यूक्लियस के पास में होगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, राइट। तो जो s ऑर्बिटल है इस पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मींस जो बाहर के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, सिंस s ऑर्बिटल पे अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसलिए बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज s कैरेक्टर। अब sp sp2 एंड sp3 में आपको पता है कि sp का परसेंटेज s कैरेक्टर सबसे ज्यादा, फिर sp2 फिर sp3। तो यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी En की बात करूं तो सबसे ज्यादा sp, फिर sp2, लास्ट में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी sp3 का आएगा। मींस इन तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल में sp sp2 sp3 में अगर मैं कंपेयर करूं, साइज सबसे ज्यादा sp3 का, फिर sp2 फिर sp, एनर्जी देखा जाए तो सबसे ज्यादा sp3 फिर sp2 फिर sp,
लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा sp, फिर sp2, फिर sp3 का नंबर आएगा। आई होप इतना पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले एक छोटा सा रूल है, पहले ये पढ़ लेते हैं। अपना नेक्स्ट हेडिंग दीजिए ड्रैगोस रूल। अब देखा जाए ड्रैगोस रूल क्या होता है। देखिए अगर आप 15th ग्रुप और 16th ग्रुप है, ठीक, तो अगर मैं सेकेंड पीरियड एलिमेंट ले लूं, सेकेंड पीरियड यहाँ पे NH3, इसके नीचे PH3 होता है, ASH3, SBH3, BIH3, ये होते हैं। 16th ग्रुप में भी H2O, फिर H2S, H2SE, H2T, H2PO, लेकिन पोलोनियम रेडियो एक्टिव होता है तो आप चाहें तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का अपन प्रॉपर्टी नहीं पढ़ते हैं। मीन्स ये थर्ड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड फॉस्फोरस है, ये भी सल्फर है। फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड। तो देखा गया यार कि जो 15th और 16th ग्रुप में, तो सेकंड पीरियड में ये NH3 है। NH3 में नाइट्रोजन का जो बॉन्ड एंगल होता है आपको पता है 107 डिग्री, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 मानते हैं। H2O का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, बॉन्ड एंगल 105 डिग्री होता है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया ये आप अगर एक्सपेरिमेंट करोगे, PH3, H2S, ASH3, H2SE, SPH3, H2T, BIH3, इन सबका बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री के आसपास होता है। मीन्स किसी का 91, किसी का 90, किसी 92, 93, 94, कुछ ऐसे ही होता है। मीन्स PH3 का बॉन्ड एंगल भी 90 के आसपास होता है, H2S का भी बॉन्ड एंगल 90 के आसपास होता है। ये दो एग्जांपल आप अगर सब कुछ भूल गए तो भी याद रखो, PH3 का बॉन्ड एंगल 90, H2S का भी बॉन्ड एंगल 90 होता है। तो यार NH3 का बॉन्ड एंगल 107 हो रहा था, फिर PH3 का बॉन्ड एंगल 90 हो रहा है, ठीक। तो ये कुछ कन्विंसिंग नहीं लगा कि ऐसा PH3 का बॉन्ड एंगल 90 क्यों हो रहा है। इसके लॉजिक फिर एक ड्रैगन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये सर्च किया था, इसके एंगल मेजर किया था। तो PH3 का अगर मैं केस लूँ आपसे डिस्कस करूँ, तो PH3 में आपको पता है फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के एटॉमिक नंबर 15 है। तो यार फॉस्फोरस का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे तो आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, सॉरी 3p3 होगा। क्लियर है। वैलेंस शेल 3s2, 3p3 है, 3s2 यहाँ पे है, और 3p में 3 इलेक्ट्रॉन, 3px, 3py, 3pz। अब इमेजिन करो कि अगर एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन होता, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता, तो फिर बॉन्ड एंगल 109 के आसपास होना चाहिए था, बिकॉज sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। तो लोन पेयर रिपल्शन के कारण भी थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन फिर भी 109 के आसपास रहेगा। लेकिन PH3 में बॉन्ड एंगल 90 के आसपास आ रहा है। अब 90 के आसपास आ रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस में जो 3 ऑर्बिटल है px, py, pz, यही अनपेयर्ड ऑर्बिटल है। अब इमेजिन करो कि फॉस्फोरस में px, py, मैं एक ही लूप ड्रॉ कर रहा हूँ, और मान लीजिए एक pz, ये px है, py चलो लिख दो, और एक pz। इन तीनों के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये डायरेक्ट ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर ले हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन यहाँ भी एक हाइड्रोजन आ जाए, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन आ जाए, इमेजिन करिए क्या होगा। px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल और pz ऑर्बिटल, यहाँ से हाइड्रोजन ओवरलैप कर जाए, यहाँ से हाइड्रोजन ओवरलैप कर जाए, यहाँ से हाइड्रोजन ओवरलैप कर जाए, राइट।
तो अगर ये pH3 ऐसा बन जाए जिसमें प्योर p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे बॉन्ड फॉर्मेशन में, हाइब्रिडाइजेशन हो ही नहीं, तो बॉन्ड एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। आ रहा है क्या? तो ये pH3 अगर ऐसे ओवरलैप करे px py pz से, तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री पॉसिबल है, राइट? तो हम ये बोलते हैं कि pH3 में हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है, मीन्स pH3 में इन सब में ही बेसिकली नो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो pH3 का 3p वाले तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिए। अभी जो लोन पेयर है, लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में रहेगा? 3s में रहेगा। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लोन पेयर इज प्रेजेंट इन 3s ऑर्बिटल। ये पॉइंट समझ में आया? तो यार अब डाउट आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब pH3 या फिर H2S हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा है? तो ये ड्रैकोस रूल ये है कि यार जब भी 15th ग्रुप या 16th ग्रुप में सेकेंड पीरियड में तो होता है, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में देखो यार 3s एंड 3p है, तो 3s ऑर्बिटल है और इसके ऊपर 3p होता है। ठीक, 2s एंड 2p में देखा जाए तो 2s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल में रिलेटिवली एनर्जी डिफरेंस कम होता है, 3s 3p में थोड़ा सा एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है, 4s एंड 4p में एनर्जी डिफरेंस और ज्यादा होता है। ठीक, तो 2s एंड 2p में सिंस एनर्जी डिफरेंस कम है, तो ये एनर्जी डिफरेंस कम होने के कारण इनका इंटरमिक्सिंग हो जाता है, मीन्स हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन का कंडीशन ही यही था कि ऑर्बिटल के बीच में ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होना चाहिए। एनर्जी डिफरेंस कम था, ये इंटरमिक्सिंग हो गया। लेकिन फॉस्फोरस में 3s एंड 3p में सिंस एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होता है, तो एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होने के कारण 3s और 3p का मिक्सिंग प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगा, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। 4s 4p भी सेम लॉजिक से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तब ये पार्टिसिपेट कब कर सकते हैं? जब इमेजिन करो कि मैं फॉस्फोरस के ऊपर कोई मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, जैसे मान लो फ्लोरीन है या क्लोरीन है, ये अटैच कर दूं, तो फॉस्फोरस से मैं मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट अटैच कर दूं, तो फ्लोरीन पे तो डेल्टा माइनस, फॉस्फोरस पे डेल्टा प्लस आएगा, राइट? अगर आपने मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट अटैच कर दिया तो यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज आएगा। अभी डेल्टा प्लस चार्ज क्या करेगा? डेल्टा प्लस चार्ज इस ऑर्बिटल को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा। न्यूक्लियस पे अगर डेल्टा प्लस चार्ज आ गया, मान लिया फॉस्फोरस पे अगर सेंट्रल एटम पे प्लस चार्ज आ गया, तो ये 3p ऑर्बिटल को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा। तो 3p ऑर्बिटल का एनर्जी कम होगा, तो ये 3s और 3p दोनों हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फिर से ऑल इन ऑल एक लाइन में फिर से समझा रहा हूं। तो ये फॉस्फोरस है, हाइब्रिडाइजेशन में कब पार्टिसिपेट करेगा? अगर ये मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट से अटैच हो गया, तब क्या होगा? ये 3p ऑर्बिटल जो था हाई एनर्जी लेवल पे, अट्रैक्शन के कारण इसका एनर्जी कम होगा, तो फिर ये 3s और 3p हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन अगर लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन है, ये अटैच कर दोगे, तो फिर डेल्टा प्लस चार्ज फॉर्म नहीं होगा, फिर यहाँ पे कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख लीजिए और लिखिए ड्रैगन रूल क्या होता है, मतलब पूरा नोट कर लीजिए। लिखिए कि इन 15th and 16th group from third period onwards, in 15th and 16th group from third period onwards, hybridization does not take place. Hybridization does not take place in 15th and 16th group from third period onwards.
hybridization does not take place if electron negativity of surrounding atom is surrounding atom is less than or equal to 2.5 अगर इससे कम है तो फिर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। इज लेस देन 2.5। अब हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो फिर बॉन्ड किससे बनेगी? प्योर ऑर्बिटल से बनेगी। तो आगे लिखिए, सो बॉन्डिंग टेक्स प्लेस with pure p orbital. So bonding takes place with pure p orbital and bond angle is approximately 90 degree. And bond angle is approximately 90 degree. क्लियर है क्या? तो ये बस ड्रैगन रूट इनमें ही वैलिड है, ठीक। यही बेसिकली आपको एग्जांपल याद रखना है जेईई के सिलेबस में, वो भी ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। पीएच3 और H2S याद रख लो आप कि पीएच3 में बॉन्ड एंगल 90 के आसपास होता है, H2S में भी बॉन्ड एंगल 90 के आसपास होता है। इनके पास इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। और नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे प्योर पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। ये दो तो आप याद ही रख लो, और ये बाकी याद रख सकते हो, फिर बहुत अच्छी बात है। ऑलराइट, चलिए प्रैक्टिस रूल के बाद हमने बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर लिया, बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर कर लिया, फिर बॉन्ड एनर्जी कंपेयर कर लिया। अब जो इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बॉन्ड लेंथ, सॉरी बॉन्ड एंगल। बॉन्ड लेंथ तो मैंने कंपेयर कर लिया, अब आते हैं बॉन्ड एंगल। अब आपको 3D में कुछ मैं मॉलिक्यूल दूंगा और मॉलिक्यूल का आपको बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। मींस किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, किसका बॉन्ड एंगल कम होगा, ये आपको कंपेयर करना है। चलिए मैं आपको बॉन्ड एंगल की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं। जब भी बॉन्ड एंगल का प्रॉब्लम है तो पहले आप ये देखो कि जो एटम दिए हुए, जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इसमें इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है क्या? इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल हो सकता है, या फिर नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल बन सकता है। तो सबसे बड़ा डाउट आएगा कि इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है। इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब होता है कि इसमें दो कंडीशन है, ऑल सराउंडिंग एटम, चलो सराउंडिंग ले लेता हूं, ऑल सराउंडिंग एटम सेम, मीन जितने भी सराउंडिंग एटम है, अगर सारे सराउंडिंग एटम सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। सेकेंड कंडीशन, नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। सी मतलब सेंट्रल एटम, ऐसे मतलब मैं सराउंडिंग एटम लिखूंगा। मतलब अगर सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है और सारे सराउंडिंग एटम सेम है, तो मैं इसे बोलूंगा इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। चलिए एग्जांपल मैं कुछ बता दूं, जैसे मान लीजिए BF3 है। अब देख रहे हैं यहाँ पे सारे सराउंडिंग एटम सेम है, राइट। अगर सारे सराउंडिंग एटम सेम है, कंडीशन नंबर 2 देखिए आप, कंडीशन नंबर 2 है बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 तीनों फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है। क्लियर है, सारे सराउंडिंग एटम सेम है और कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। BCl3, सारे सराउंडिंग एटम सेम है, बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और तीनों के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये भी इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। CH4, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और चारों बॉन्ड बना रहा है, मींस कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, सारे सराउंडिंग एटम सेम है, तो ये CH4 भी इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। PCl3, सारे सराउंडिंग एटम सेम है, फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 3 बॉन्ड बना रहा है, मतलब 1 लोन पेयर है। तो अगर ये 1 लोन पेयर है, इसका मतलब है ये इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है। समझ में आया कैसे करना है? SF4,
सारे सराउंडिंग एटम तो सेम है, राइट, सारे फ्लोरीन ही है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 में से 4 के साथ ये बॉन्ड बना रहा है, 1 लोन पेयर है, मींस ये भी इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है। पॉइंट समझ में आया क्या? लेट्स से PCl3 F2, PCl3 F2 में देखा जाए तो यहाँ पे सराउंडिंग एटम ही डिफरेंट है, 2 टाइप के सराउंडिंग एटम है, क्लोरीन और फ्लोरीन, तो ये इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं होगा, इनको बोलेंगे नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो आपको पहले समझ में आ गया होगा कि इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है, नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है। इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल मींस 2 कंडीशन, ऑल सराउंडिंग एटम शुड बी सेम, एंड सेकंड कंडीशन नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। तो जो भी प्रॉब्लम है, मान लो आपको 2-3 मॉलिक्यूल दिए हैं और सारे के सारे इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, राइट, इस केस में हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं विथ हाइब्रिडाइजेशन। अब बस उनका हाइब्रिडाइजेशन देखें और आंसर बताएं। मतलब आपको पता है हाइब्रिडेशन में अगर एक का हाइब्रिडेशन sp है, दूसरे का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तीसरे का sp3 है, बॉन्ड एंगल sp में 180 डिग्री होता है, राइट, sp2 में 120 डिग्री होता है, sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट होता है। आपको पता है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, sp का होगा, फिर sp2, फिर sp3। मींस इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर सारे हैं तो आप आंसर सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन से दें। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तीनों ही sp2 हाइब्रिड हैं, तो फिर सब तीनों का बॉन्ड एंगल क्या होगा, सेम होगा। ये तो प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है। अगर नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल हुए, मींस ये तो आप समझ गए कि अगर इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं सारे, तब तो आपको आंसर हाइब्रिडाइजेशन से देना है। क्लियर है? फिर बात करते हैं नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है, मींस कुछ ऐसे एग्जांपल दे दे, बॉन्ड एंगल कंपेयर करो। तो अगर नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल के केस में पहला चीज आप देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट थिंग हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से आप आंसर बताएं। मतलब मान लीजिए एक का हाइब्रिडाइजेशन sp है, दूसरे का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तीसरे का sp3 है, ठीक। आप आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं। sp वाले का बॉन्ड एंगल 180 के आसपास होना चाहिए, sp2 वाले का 120 के आसपास, sp3 वाले का 109 डिग्री के आसपास होना चाहिए। तो आप आंसर इजीली दे सकते हैं, sp का ज्यादा, फिर sp2, फिर sp3। क्लियर है? लेकिन मान लीजिए अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया, फिर सेकंड फैक्टर आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ठीक, फिर आप देखिए इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। अब इसका मतलब क्या है, जैसे समझने का ट्राई करिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास, एग्जांपल ले लेता हूं मैं, H2O है और NH3 है, ठीक। सबसे पहले आप देखिए इसके पास लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये नॉन हाइब्रिड हो गया। फिर मैं देखूंगा कि यार इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। सबसे पहला काम आप हाइब्रिडाइजेशन से देखिए। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मींस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 2 हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है और 3 बॉन्ड है। आपको जब भी बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है तो ये HOH, सराउंडिंग एटम, सेंट्रल एटम, सराउंडिंग एटम, ये बॉन्ड एंगल कंपेयर करना होता है। फिर से कौन सा बॉन्ड एंगल, सराउंडिंग एटम, सेंट्रल एटम, सराउंडिंग एटम। ये मान लीजिए अगर बॉन्ड एंगल x है, यहाँ पे सराउंडिंग, सेंट्रल, सराउंडिंग, ये बॉन्ड एंगल y है। क्लियर है? अब इन दोनों बॉन्ड एंगल में अगर मुझे कंपेयर करना है तो आपको पता है ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है, राइट। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा, लोन पेयर में भी रिपल्शन होता है। और आपको ये पता है लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन थोड़ा सा कम, बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन होगा, लेकिन बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम होता है। मींस क्या होगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा। क्लियर है? ये भी एक ही लोन पेयर रिपेल करेगा इन सबको,
लेकिन आपको पता है इस केस में दो लोन पेयर है तो ये रिपल्शन ज़्यादा करेंगे, तो यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा है तो ये रिपल्शन से एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जितना ज़्यादा ये रिपेल करेंगे इधर से, ये एंगल आप देख सकते हैं, ये एंगल रिपल्शन के बाद कम हो रहा है। कंफ्यूज नहीं होना है, रिपल्शन से कुछ लोग सोच रहे हैं एंगल इंक्रीज होगा, लेकिन ये रिपल्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है, इनके बीच में रिपल्शन नहीं देख रहे अपन। ऊपर से लोन पेयर इसको रिपेल कर रहा है, ऊपर से लोन पेयर इसको रिपेल कर रहा है। रिपेल करेगा तो ये एंगल कम होगा, ये भी एंगल कम होगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन इंक्रीज हो रहा है, इसमें ज़्यादा है तो इसका बॉन्ड एंगल कम होगा। NH3 और H2 में NH3 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, H2 का बॉन्ड एंगल कम होगा, बिकॉज इसमें लोन पेयर ज़्यादा है, रिपल्शन ज़्यादा है। फिर से इलेक्ट्रॉन रिपल्शन देख रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखें, ये जो रिपल्शन है, रिपल्शन का मैग्नीट्यूड, लोन पेयर ज़्यादा रिपेल करेगा, फिर मल्टीपल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड है और एक लोन पेयर है तो मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा रिपल्शन एक्सर्ट करेगा, फिर मल्टीपल बॉन्ड, लास्ट में नंबर आता है सिंगल बॉन्ड का। इसलिए भी दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए। अब बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन में नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेस, रिपल्शन इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। अब देखो पॉइंट नंबर 3, when hybridization and number of lone pair are same, अब ये दोनों ही सेम हो जाए, मतलब अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो जाए और नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम हो जाए, इस केस में अभी दोनों ही अगर फैक्टर सेम हो गए, अब अपन आएंगे सराउंडिंग एटम और सेंट्रल एटम के साइज पे। तो चलिए अगर ये दोनों सेम हो गए, चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ। जब क्या करना, थर्ड में इसी के नीचे आप ऐसे कॉलम बना लें, दो केस बनेंगे थर्ड में। आपके पास अगर स्पेस है तो आप ऐसे दो कॉलम बना लें इसके नीचे ही, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, फर्स्ट सिचुएशन, सेम सेंट्रल एटम, डिफरेंट सराउंडिंग एटम, मतलब सेंट्रल एटम सेम हो और सराउंडिंग एटम दोनों में डिफरेंट हो। जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल है, मान लीजिए आपको दे दे कि AB2 और दूसरा मॉलिक्यूल दे दे AC2, इन दोनों में बॉन्ड एंगल कंपेयर करो, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, दोनों का नंबर ऑफ लोन पेयर दोनों में सेम है सेंट्रल एटम के पास, देखिए दोनों के पास सेंट्रल एटम भी सेम है, बस सराउंडिंग एटम डिफरेंट है। या फिर सेकेंड केस हो सकता है, सेम सराउंडिंग एटम, डिफरेंट सेंट्रल एटम, मींस अभी सेंट्रल एटम डिफरेंट हो जाए लेकिन सराउंडिंग एटम सेम रहे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है AC2 और BC2, ये केस आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे सराउंडिंग एटम सेम है, C सराउंडिंग एटम है, सेंट्रल एटम A है, यहाँ पे सेंट्रल एटम B है। इस केस में सेंट्रल एटम डिफरेंट है, सराउंडिंग एटम सेम है। अब इन दोनों केस में आप कैसे सोचेंगे, एक चीज ध्यान रखें, अगर सेंट्रल एटम सेम है, पहले मैं ये केस डिस्कस कर लेता हूँ, अगर सेंट्रल एटम सेम है और सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, एक चीज याद रखना, बस ये पॉइंट आप अभी के लिए लर्न कर लो कि बॉन्ड एंगल हैज लीस्ट वैल्यू व्हेन सराउंडिंग एटम इज फ्लोरीन। फ्लोरीन के केस में बॉन्ड एंगल का वैल्यू लीस्ट हो जाएगा। अब फ्लोरीन को छोड़ के, ठीक, फ्लोरीन के केस में तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि इसका लीस्ट वैल्यू होगा बॉन्ड एंगल का, एक्सेप्ट फ्लोरीन। अब सोचो यार कि सेंट्रल एटम सेम है, मान लीजिए यहाँ पे सेंट्रल एटम सेम है A, राइट, और मैंने यहाँ पे एक सराउंडिंग एटम ले लिया छोटा सा B, और यहाँ पे एक छोटा सा ले लिया B।
सराउंड सेंट्रल एटम दोनों में सेम है, मान लीजिए ए सेम है, सी का साइज ज्यादा है, तो सी का साइज मान लीजिए बहुत ज्यादा है, यहाँ भी सी का साइज बहुत ज्यादा है। मैंने सेंट्रल एटम दोनों में सेम रखा है, मैंने सराउंडिंग एटम बी एंड सी में सराउंडिंग एटम सी का साइज इंक्रीज कर दिया। अब देखेंगे जो सराउंडिंग एटम है इसका साइज इंक्रीज हुआ, इन सराउंडिंग एटम में रिपल्शन होगा। दोनों अगर एटम में साइज बहुत ज्यादा हो गया, इनमें एटम में रिपल्शन हुआ, रिपल्शन ज्यादा होने के कारण ये बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा, मींस ये बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं, पहले तो ये पॉइंट याद रखें कि अगर बॉन्ड एंगल लीस्ट वैल्यू होगा जब फ्लोरीन होगा, इसके बाद आप ये बोल सकते हैं कि साइज ऑफ सराउंडिंग एटम इंक्रीजेस, रिपल्शन बिटवीन एटम इंक्रीजेस। ये ध्यान रखना, ये रिपल्शन पहले वाले रिपल्शन से डिफरेंट है, इनके बीच में रिपल्शन इंक्रीज होगा। अब इनके बीच में रिपल्शन इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये पॉइंट समझ में आया? ध्यान रखना, एक्सेप्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन में यूज नहीं करना। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं है। अब बात करते हैं अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट है और सराउंडिंग एटम सेम है, इस केस में क्या होगा। चलो मैं ये AC2 BC2 है, अब इस सराउंडिंग एटम का साइज सेम है, मान लेते हैं सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज करो। देखिए एक बार छोटा सा सेंट्रल एटम है, यहाँ पे एक C अटैच है और एक बार यहाँ पे C अटैच है, ये मेरा A है। फील करिए थोड़ा, BC2 B का साइज ज्यादा है, मान लीजिए B का साइज ज्यादा है। अब यहाँ पे C है और एक यहाँ पे C है। आप फील कर सकते हैं कि जब सेंट्रल एटम का साइज स्मॉल है तो अब ये C और C ये पास में है, समझ में आ रहा है क्या? अगर ये पास में है तो अब क्या होगा कि अगर इस केस में अगर सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज हो गया तो ये C और C ये रिलेटिवली क्या हो गया, दूर चले गए। मैं ऐसे बोल सकता हूं कि यहाँ पे साइज ऑफ सेंट्रल एटम, इस केस में साइज ऑफ सराउंडिंग एटम इंक्रीज हो रहा था तो रिपल्शन इंक्रीज हो रहा था। यहाँ पे साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, रिपल्शन डिक्रीजेस। इनके बीच में रिपल्शन, सिंस ये रिलेटिवली दूर चले गए तो अभी रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन डिक्रीजेस। तो मैं बोल सकता हूँ बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीजेस। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में अगर साइज ऑफ सेंट्रल एटम स्मॉल है तो ये जो दोनों बॉन्ड दिख रहे हैं, जो CC एटम है ये पास में होंगे रिलेटिवली, राइट? तो इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा तो ये बॉन्ड एंगल क्या होगा, इस केस में ज्यादा होगा। तो मैं बोल सकता हूँ साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, इसमें रिपल्शन कम है, रिपल्शन कम है तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, रिलेटिवली कम होगा। यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा है तो रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये दो पॉइंट आप याद रखें, साइज ऑफ सराउंडिंग एटम इंक्रीजेस, रिपल्शन इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, रिपल्शन रिलेटिवली इसमें कम होगा क्योंकि दूर दूर चलेगा, बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए, अब इस पे अपन प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, कंप्लीट पॉइंट क्या था। फर्स्ट पॉइंट आप देखिए कि इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है, नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब क्या होता है, सारे सराउंडिंग एटम सेम होने चाहिए और सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए। अगर इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है फिर आप बॉन्ड एंगल कैसे कंपेयर करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ आप हाइब्रिडाइजेशन से sp sp2 sp3 में sp का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, फिर sp2, फिर नंबर आएगा sp3 का। लेकिन अगर नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है फिर इस केस में आपको सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन देंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है फिर आप नंबर ऑफ लोन पेयर देखें, लोन पेयर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेस, फिर बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। वो रिपल्शन डिफरेंट है। ए अगर लोन पेयर ज्यादा है तो लोन पेयर से रिपल्शन इंक्रीज होगा, इस रिपल्शन से ये बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा, राइट?
थर्ड था ये दोनों नंबर ऑफ लोन पेयर और हाइब्रिडेशन दोनों ही सेम हो जाए। फिर अब देखिए सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम को। अगर सेंट्रल एटम सेम है, सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, फिर इस केस में एक चीज याद रखें, फ्लोरीन के केस में बॉन्ड एंगल मिनिमम होगा। बाकी चीजें साइज ऑफ सराउंडिंग एटम इंक्रीज होगा तो सराउंडिंग एटम के बीच में रिपल्शन इंक्रीज होगा, रिपल्शन इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा, राइट। लेकिन अगर सेम सराउंडिंग एटम में डिफरेंट सेंट्रल एटम है, तो अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट है तो साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज होगा, बॉन्ड रिपल्शन डिक्रीज होगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। ये पॉइंट अगर आपको याद है। अब चलिए इसकी प्रॉब्लम करते हैं बॉन्ड एंगल की। चलिए प्रॉब्लम लिखिए, कंपेयर बॉन्ड एंगल बॉन्ड एंगल कंपेयर करेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, एक चीज मॉलिक्यूल को 3D में हमेशा विजुअलाइज करना। फर्स्ट BF3 BCl3 BBr3 BI3, सेकेंड CH4 SiH4, थर्ड SO3 AlCl3, फोर्थ CF4 CCl4, fifth SO2 and SO3, sixth one CH4 CO2 CO2 minus, NO2 प्लस NO2 माइनस NO3 माइनस। कुछ मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर अगर आपको अभी ड्रॉ करने नहीं आते हैं, टेंशन नहीं लेना है, अभी अपन स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगा, ठीक ना। कुछ एग्जांपल मैं दे दूंगा, आपको बता दूंगा, लेकिन फिर भी जितना आप कर सकते हो वो सॉल्व करना। अगर देखा जाए इसका आंसर फर्स्ट वाले का, BF3 का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, बोरॉन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, इनको थोड़ा फील करो आप, बोरॉन क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, बोरॉन ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, बोरॉन आयोडीन आयोडीन आयोडीन। सबसे पहले ये सोचो कि ये इक्विवेलेंट है नॉन इक्विवेलेंट है। आपको दिख रहा है बोरॉन के पास 0 लोन पेयर और सारे सराउंडिंग एटम सेम है, सारे इक्विवेलेंट है, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2, सारे इक्विवेलेंट है और सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो सबका एंगल क्या होगा 120 होगा पक्का। सारे एंगल ये 120 डिग्री होंगे, 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा, ये भी 120 डिग्री होगा, मींस सबका एंगल क्या होगा सेम होगा। यहाँ पे देखा जाए CH4 हाइब्रिडाइजेशन sp3 आप तो डायरेक्टली बता सकते हो, 4 + 4 8 8/2 4 4, सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 + 4 8 8/2, ये भी 4 का sp3 कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, फिर से सिलिकॉन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तब देखें यहाँ पे फिर से दोनों ही इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, एंगल आप बता सकते हैं दोनों का कितना होगा, सेम होगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट्स, तो दोनों का बॉन्ड एंगल सेम होगा। SO3 AlCl3 हाइब्रिडाइजेशन sp2, ये भी sp2, अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, देखिए इक्विवेलेंट है नॉन इक्विवेलेंट है, सारे सराउंडिंग एटम सेम है और इसके पास 0 लोन पेयर है, तो अगर 0 लोन पेयर है तो इसके पास देख सकते हैं इक्विवेलेंट है। यहाँ भी Al Cl Cl Cl, ये भी फिर से इक्विवेलेंट है और 0 लोन पेयर दिख रहा है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है। आप बता सकते हैं दोनों का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। CH4 CCl4
फिर से इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, राइट। और अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मैं आपको दिखाऊं, कार्बन पे फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, इक्विवेलेंट दिख रहा है यहाँ पे कार्बन पे क्लोरीन 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 एंड क्लोरीन, ये भी इक्विवेलेंट दिख रहा है। दोनों का एंगल कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा, दोनों का बॉन्ड एंगल सेम होगा। फिर से बॉन्ड एंगल को फील करें मॉलिक्यूल को थ्योरी में, बहुत इजी होगा आपके लिए। SO2 और SO3, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। SO2 का 6 + 0/2 तो 3 मींस ये sp2 है, और ये 6 + 0/2 मींस ये sp2 है। ये SO2 का अगर स्ट्रक्चर हो गया है, सल्फर के पास एक लोन पेयर होगा, डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्लियर, थोड़ा फील करना, ये तो इक्विवेलेंट है, राइट, क्योंकि सल्फर सारे सराउंडिंग एटम सेम है, तो इसका बॉन्ड एंगल 120 होगा, राइट। ये जो बॉन्ड एंगल ये कंपेयर करना है, सराउंडिंग एटम सेंट्रल एटम सराउंडिंग एटम, ये बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। यहाँ पे आप देखेंगे है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो होना चाहिए था बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, लेकिन आपको पता है कि लोन पेयर और इस डबल बॉन्ड में रिपल्शन होगा, इस लोन पेयर और डबल बॉन्ड में भी रिपल्शन होगा, डबल बॉन्ड में भी रिपल्शन होगा। लेकिन मैंने बोला था आपको रिपल्शन डबल बॉन्ड से ज्यादा लोन पेयर का होता है, लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा, फिर मल्टीपल बॉन्ड, लास्ट में सिंगल बॉन्ड। तो इसका रिपल्शन ज्यादा होगा, तो ये बहुत ज्यादा रिपेल करेगा इसको, तो ये बहुत ज्यादा रिपेल करेगा, तो इसका एंगल, दिस एंगल विल बी लेस देन 120 डिग्री। रिपल्शन नहीं होता तो ये एंगल 120 डिग्री रहता, लेकिन अभी रिपल्शन के कारण ये एंगल 120 डिग्री से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फील आ रहा है क्या? तो इसीलिए इस दोनों में बॉन्ड एंगल SO3 का ज्यादा होगा। क्लियर है? CH4 देखा जाए तो पहले मैं हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर लेता हूँ। CH4 का sp3 होता है और इसका स्ट्रक्चर कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इक्विवेलेंट है, एंगल इसका 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा। CO2 का अगर मैं आपको बताऊं हाइब्रिडाइजेशन sp होगा और C डबल बॉन्ड हो, ये रहेगा, इसमें भी बॉन्ड एंगल 180 डिग्री रहेगा, ये भी इक्विवेलेंट है। CO3 का स्ट्रक्चर मैंने आपको शायद आज ही बताया था, C डबल बॉन्ड हो O माइनस ऐसा होता है। क्लियर है? अगर आपको स्ट्रक्चर पता है ना तो भी आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हो, या फिर यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते थे। 4 2 नेगेटिव है तो 4 + 2 6 6/2, 3 मींस इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इसमें मैं आपको बता दूं कि ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आपको पता है इसका हाइब्रिड कैसा होता है। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड मैंने आपको शायद ड्रॉ करके दिखाया भी था, वैसे हमेशा ड्रॉ करना नीड नहीं है, ऐसे डॉट 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 डॉट, याद है? -2/3 चार्ज, -2/3 चार्ज, -2/3 चार्ज, याद है आपको? इस केस में भी आप देख सकते हैं सारे सराउंडिंग आइटम सेम है, मींस ये भी इक्विवेलेंट ही है, इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ही है। भले आपको यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड O दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में ऐसा होता है, तीनों ऑक्सीजन पे -2/3 चार्ज होता है, तो ये भी इक्विवेलेंट है, मींस इसका भी एंगल कितना रहेगा 120 डिग्री ही रहेगा। क्लियर है? तीनों ही इक्विवेलेंट है, तो आप हाइब्रिडाइजेशन से बता सकते हो 180 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 120, फिर 109, CO2, फिर किसका नंबर आएगा CO3 फिर लास्ट में CH4। 7 चलो मैं आपको पहले मैं हाइब्रिडाइजेशन बताता हूँ। 5 - 1 प्लस है तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, 5 + 1 6/2 sp2, ये है sp2, राइट। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। NO2 प्लस का स्ट्रक्चर होता है N डबल बॉन्ड O प्लस, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक ना? टेंशन ले रहा है स्ट्रक्चर कैसे आया बाद में सीखेंगे, लेकिन ये चलिए इसका स्ट्रक्चर है। NO2- का स्ट्रक्चर होता है N डबल बॉन्ड O पे माइनस, एक यहाँ पे लोन पे रहता है। NO3- का N फिर डबल बॉन्ड O माइनस और N पे प्लस रहता है। आप ये ड्रॉ कर सकते हैं, पता है कैसे? मैंने आपको लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाया था, राइट? N1 N2 N3 N4 फाइंड करके, तो वहां से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखा जाए इसका तो एंगल यार ये इक्विवेलेंट है, राइट? दोनों सेम एटम है,
कोई लोन पेयर नहीं है, इसका एंगल इक्विवेलेंट है, इसका एंगल तो 180 डिग्री हो गया। ये भी इक्विवेलेंट होगा, नाइट्रोजन O माइनस डबल बॉन्ड हो रेजोनेंस के कारण, ये ड्यू टू रेजोनेंस ये भी इक्विवेलेंट हाइब्रिड होगा, राइट। sp2 इसका भी एंगल आप इजीली बता सकते हो, कितना होगा 120 डिग्री ही होगा, इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे देखा जाए sp2 है, होना चाहिए था 120, लेकिन ये लोन पेयर का रिपल्शन रहेगा, लोन पेयर का रिपल्शन के कारण दिस एंगल विल बी लेस देन 120 डिग्री। 120 होता है जब ये इक्विवेलेंट होता है, लेकिन ये लोन पेयर के रिपल्शन के कारण ये एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा, एंगल लेस देन 120 होगा। क्लियर है, मीन सबसे ज्यादा NO2 प्लस, फिर NO3 माइनस, लास्ट में NO2 माइनस। आई होप इसमें किसी डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्लास में अपन थोड़ा और इससे हाई लेवल की कुछ और प्रॉब्लम करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।